हेलो एवरीवन, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में मैं रीता कुमारी फ्रॉम सुपौल क्लास 10th की बायोलॉजी का क्लास ले रही हूँ, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेस का रेस्पायरेशन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने रेस्पायरेशन या श्वसन के बारे में देखा। श्वसन क्या है, क्यों ज़रूरी है और यह कहाँ होता है, इसकी कितनी अवस्थाएं हैं, या कोशिका के किस स्थान में होता है, इसके बारे में पढ़ा समझा। आज हम लोग पढ़ेंगे पौधों में श्वसन, रेस्पायरेशन इन प्लांट। पौधों में श्वसन कैसे होता है। तो पौधों में श्वसन के लिए कोई विशेष या कोई खास अंग नहीं होता है, जैसे अन्य जीव जंतुओं में होता है। किसी में ट्रैकिया होता है, किसी में गिल्स के द्वारा रेस्पायरेशन होता है, मनुष्य में लंग्स रेस्पायरेशन में भाग लेते हैं, पर पौधों में ऐसा नहीं है। पौधों में रेस्पायरेशन के लिए कोई विशेष या कोई पार्टिकुलर ऑर्गन नहीं होते हैं, ना ऑर्गन सिस्टम होते हैं। पौधों में उनके सभी बॉडी पार्ट, जिस पौधे के हर एक पार्ट रेस्पायरेशन करते हैं। हर पार्ट जो है पौधे के जितने भी पार्ट हैं, रूट, स्टेम, लीफ, सभी के जो बॉडी सरफेस हैं, उस बॉडी सरफेस से विसरण या डिफ्यूजन प्रोसेस जो है उसके माध्यम से रेस्पायरेशन की क्रिया होती है। बच्चों, जितने भी हमारे लाइफ प्रोसेस हैं या जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो हम लोग लाइफ प्रोसेस में पढ़ते हैं, एक बात याद रखिएगा कि डिफ्यूजन या विसरण जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। हमारी मैक्सिमम जो लाइफ प्रोसेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें डिफ्यूजन का मेजर रोल है। चाहे पाचन के बाद जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ को कोशिकाओं तक पहुंचाना हो तो भी उसमें भी डिफ्यूजन प्रोसेस ही कार्य करता है। या रेस्पायरेशन में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं हमारे फेफड़ों के द्वारा रक्त वाहिनियों में, और रक्त वाहिनियों से रक्त के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचाने की बात हो, वहाँ भी डिफ्यूजन का ही रोल है। फिर उत्सर्जन की क्रिया में भी जो भी आवश्यक पदार्थ है कोशिकाओं तक पहुंचाने की, या फिर हानिकारक पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने की, इन तमाम एक्टिविटीज़ में ये डिफ्यूजन या विसरण ही का ही महत्वपूर्ण रोल है। डिफ्यूजन की ही थियरी काम करती है। एक कोशिकीय जीव जो है, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, उनमें तो एक ही कोशिका के बने होते हैं, तो उनकी तो सारी लाइफ प्रोसेस ही डिफ्यूजन प्रोसेस पर आधारित होती है। पर हमारे अंदर जितने भी और भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, हायर प्लांट्स हैं, जीव जंतु हैं, उनमें भी लाइफ प्रोसेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं कहीं न कहीं डिफ्यूजन की ही क्रिया होती है। उसी के माध्यम से ही सारी एक्टिविटीज कंप्लीट होती है। अब डिफ्यूजन क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि पौधों में रेस्पायरेशन कैसे होता है। तो डिफ्यूजन के बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है और आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होंगे कि डिफ्यूजन या विसरण क्या है। जितने भी गैसियस और लिक्विड जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट जो है हमेशा हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया की ओर होता है। चाहे वो बॉडी के अंदर हो, बॉडी के बाहर हो, जहाँ भी गैसियस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका मूवमेंट हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, और यही प्रोसेस है। लेकिन हमारी कोशिकाओं में जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, वहाँ एक सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो उससे गुजरना होता है। सभी मॉलिक्यूल्स को उस परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजरना होता है ताकि सेलेक्टिवली मॉलिक्यूल जो है, सेलेक्टिव पार्ट जो हैं, वही कोशिका के अंदर जा सके और कोशिका से बाहर आ सके। पर सारी थ्योरी, सारा फंडा जो है वो डिफ्यूजन का ही है। मूवमेंट जो है हमेशा हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में होता है। तो ये तो हो गया डिफ्यूजन। अब यह डिफ्यूजन कैसे, पौधों के रेस्पायरेशन में डिफ्यूजन काम कैसे करता है, इसके बारे में जाने। तो हमारे पौधों में जो है, पौधों के समस्त पार्ट, रूट हुए, स्टेम या लीफ, जड़, तना, पत्तियां जो भी हैं, सब अपना अपना अलग अलग रेस्पायरेशन करती हैं। अब जड़ कैसे करता है और तना कैसे करते हैं, पत्तियां कैसे करती हैं। तो जड़ में जो है वो छोटे छोटे जड़ में मूल रोम, रूट हेयर्स पाए जाते हैं।
जो मिट्टी के जो कण होते हैं उनके बीच जो ऑक्सीजन उपस्थित होता है उसको वो रूट हेयर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और श्वसन क्रिया के फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसको भी रूट हेयर के द्वारा ही रिलीज किया जाता है। इसलिए जड़ जो है वो इस प्रकार से अपना रेस्पिरेशन करता है। फिर आता है तना। तना का जो बाहरी छाल या जिसे बार्क कहते हैं उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे वातरंध्र या लेंटिसेल्स कहते हैं। तो तना इन लेंटिसेल्स के माध्यम से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। यहाँ भी डिफ्यूजन या विसरण की क्रिया ही कार्य करती है। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई है और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो है, तो बाहर से ऑक्सीजन का मूवमेंट जो है बॉडी के अंदर होता है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर। और जब रेस्पिरेशन की क्रिया फिनिश होती है जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फिर बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हायर होता है, वायुमंडल में कम होता है, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बॉडी से बाहर की ओर यानी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है। लेकिन प्रोसेस डिफ्यूजन ही है। फिर थर्ड है बॉडी का, ये प्लांट का थर्ड पार्ट है लीफ या पत्तियां। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिसे स्टोमाटा कहते हैं, और इस स्टोमाटा के बाहर कुछ कोशिकाएं होती हैं जो उनकी सहायता करती हैं जिसे सहायक कोशिकाएं या गार्ड सेल्स कहते हैं। और ये गार्ड सेल्स ही स्टोमाटा के खुलने और बंद होने, क्लोजिंग और ओपनिंग को कंट्रोल करती हैं, और इन स्टोमाटा के द्वारा ही वायुमंडल से ऑक्सीजन और को लिया जाता है, ग्रहण किया जाता है, और रेस्पिरेशन के फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसे बाहर निकाला जाता है। यानी ये स्टोमाटा ही के द्वारा जो है गैसियस एक्सचेंज, गैसों का आदान प्रदान होता है। इस तरह से पौधों के अलग अलग जो पार्ट हैं वो अलग अलग रेस्पिरेशन करते हैं और अपना श्वसन का कार्य संपादन करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद इन सभी पौधों में जो रेस्पिरेशन या श्वसन हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ गलत अवधारणाएं भी हैं। हमारे विद्यालय में बहुत बच्चे हमसे सवाल करते हैं, या बहुत बच्चों के मन में, इवन गार्जियन के मन में भी ऐसे कंसेप्ट हैं कि पौधे जो है श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए वायुमंडल में ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में पौधे ज़्यादा लगाने चाहिए जिससे कि ऑक्सीजन अधिक मात्रा में रिलीज हो, जो क्योंकि पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सांस जब लेते हैं पौधे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पर यह कंसेप्ट गलत है, यह अवधारणा गलत है, क्योंकि आप बच्चे आप ये समझ लीजिए कि पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी सजीव हैं, वो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। चाहे वो प्लांट हो या सूक्ष्म जीव हो या हायर ऑर्गेनिज्म हो, सभी में जब श्वसन क्रिया होती है वो रेस्पिरेशन के अंतर्गत ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। पौधों में क्या होता है कि श्वसन क्रिया के अंतर्गत जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करते हैं। क्योंकि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा, उसमें हम लोगों ने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिलने से ग्लूकोज के अणु का निर्माण होता है फोटोसिंथेसिस में। तो यह जो रेस्पिरेशन या श्वसन के फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, पौधे जो है अपने फोटोसिंथेसिस क्रिया में उस कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर लेते हैं, तो और कंज्यूम कर लेते हैं जिसके और इस फोटोसिंथेसिस क्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो दिन में फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है जिसमें कि प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज होता है। आप देखते होंगे गर्मी के मौसम में पेड़ के नीचे बैठना जो है काफ़ी प्लीजेंट लगता है, ठंडा लगता है, वहाँ बैठने में बहुत आनंद महसूस होता है, क्योंकि दिन में फोटोसिंथेसिस की क्रिया चलती है और ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, इसलिए पेड़ के नीचे बैठना ज़्यादा अच्छा लगता है, वहाँ पर सुकून महसूस होता है और प्लीजेंट हम लोग महसूस करते हैं। लेकिन वही रात में
रात में पेड़ के नीचे बैठने पर सफोकेशन होता है, क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, पर श्वसन तो होता है। हम लोग भी रात में खाना खाकर सो जाते हैं और श्वसन तो करते रहते हैं। उसी तरह से पौधों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में नहीं होती है, पर ये रेस्पायरेशन या श्वसन की क्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। तो ऐसी स्थिति में रेस्पायरेशन के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वह उस पेड़ के आसपास के वातावरण में फैल जाता है। और हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गर्म गैस है और जिससे कि सफोकेशन होता है, बेचैनी होती है। तो इसलिए रात में पेड़ के नीचे अगर हम बैठते हैं या सोते हैं तो हमें वहाँ गर्मी महसूस होती है और सफोकेशन महसूस होता है, क्योंकि उस कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन नहीं होता है, क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। यही कारण है कि दिन में पेड़ के नीचे बैठना अच्छा लगता है, जबकि रात में कहा जाता है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, यहाँ आपका कंसेप्ट मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि पौधे या जीव जंतु जो भी हैं वो श्वसन क्रिया में हमेशा ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि इन सभी अभी तक हम लोगों ने जो देखा और जो जाना पौधों में श्वसन कैसे होता है, उस आधार पर हम पौधे और जंतुओं के श्वसन की क्रिया में क्या अंतर कर सकते हैं। जैसे पौधे एवं पौधों का प्रत्येक भाग श्वसन क्रिया में भाग लेता है। पौधों का प्रत्येक भाग जैसे जड़, तना और पत्तियां श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं, पर जंतुओं में श्वसन के लिए एक विशेष प्रकार के अंग या अंगतंत्र होते हैं। ठीक है, दूसरा फिर हो गया कि पौधों में श्वसन वाले गैसों का परिवहन नहीं होता है। जैसे उनमें हर एक पार्ट जो है अपना श्वसन अलग अलग करते हैं, इसलिए उसमें सर्कुलेशन वाला प्रोसेस नहीं होता है। पर जंतुओं में क्या होता है कि हम लोग कोई खास पार्ट होता है जहां ऑक्सीजन लेते हैं और फिर उसको विभिन्न माध्यम से, ब्लड के माध्यम से सर्कुलेट किया जाता है, हर एक कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि पौधों में श्वसन की गति काफ़ी धीमी होती है, जबकि जंतुओं में श्वसन काफ़ी तीव्र गति से होता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पौधे और जंतुओं में श्वसन की क्रिया कैसे एक दूसरे से वैरी करते हैं, श्वसन की क्रिया में पौधे और जंतुओं में क्या अंतर है। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे कल के वीडियो में देखेंगे कि एक कोशिकीय जीवों में कैसे होता है श्वसन, फिर निम्न स्तर के बहुकोशिकीय जीवों में कैसे होता है, जैसे कीट हो गए, और जितने भी जीव हैं सभी में श्वसन तो होता ही है, पर श्वसन अंग अलग अलग होते हैं। किसी में ट्रैकिया के द्वारा होता है, किसी में गलफड़ के द्वारा होता है, किसी में फेफड़े के द्वारा होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।